हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अभी तक आप प्राप्ति एवं भुगतान खाते के क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। प्राप्ति भुगतान खाते का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था आप लोगों को, और क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो आपका प्राप्ति भुगतान खाता कितने क्वेश्चन थे, है ना। उदाहरण नंबर 1, 2, है ना। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना। 7, 8 आपने कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कल बताया था, और क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क के लिए। इतने सारे क्वेश्चन हैं प्राप्ति भुगतान खाते की। आज अपन बात करेंगे आयव्यय खाते की। आयव्यय खाता किस प्रकार बनाया जाता है। आयव्यय खाता क्या बनाना है अपने को, आयव्यय खाता। इसके बारे में अपने को पढ़ना है। सबसे पहले आपको आयव्यय खाते का प्रारूप दे रखा है, पेज नंबर 13 पर है ना। यहाँ पर आपको दिया रोटरी क्लब का आयव्यय खाता 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, इस तरफ दिया डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। आपको आपके वे दे रखे हुए हैं, है ना। डेबिट तरफ आपका वे आते हैं, ये वे आपके डेबिट तरफ आएंगे, और ये आय आपकी क्रेडिट तरफ आएगी। आपको यहाँ पर प्रारूप दिया हुआ है ना। सबसे पहले देखिए, आपको सामान्य वे दे रखा हुआ है, वेतन तथा मजदूरी, ठीक, खेल का सामान, विविध वे, किराया कर एवं दर, विद्युत वे, बीमा, छात्रवृत्ति, कार्यालय वे, लेखन सामग्री, मरम्मत तथा नवीनीकरण, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, मतलब ह्रास लगाना है किस किस पर, जिस पर भी आपको क्वेश्चन मिलता है। जैसे पुस्तकों पर तो पुस्तकों पर लगाना है, भवन पर हो तो भवन पर, जिस पर भी आपको लगाना हो। और लास्ट में बचत। बचत किस लिए आती है, देखिए, अगर आपकी आय ज़्यादा होगी और आपके वे कम होंगे तो आपको क्या होगा, बचत होगी। अगर आपने वे ज़्यादा कर दिए और आपकी आय कम रही तो आपको घाटा होगा, सीधी सी बात है। क्रेडिट साइड की अगर बात करें, इनकम आय तरफ, तो चंदा, है ना, प्रवेश शुल्क, दान, सदस्यता शुल्क, विविध प्राप्ति, अर्जित आय, मनोरंजन से प्राप्त लाभ, प्रतिभूतियों पर ब्याज, और घाटा हो जाएगा। अगर आपका वे ज़्यादा आ गया और आपकी आय कम हो गई तो आपको इस साइड घाटा हो जाएगा, और आपकी आय अगर ज़्यादा है और आपके वे कम है तो आपको बचत होगी। ये था आपका आयव्यय खाते का प्रारूप, जो आपकी बुक में है। एक बार आप अच्छे से उसे देख लेना, ठीक है। अब एक मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 26 पर है, 26 नंबर पेज पर, है ना। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आयव्यय खाता बनाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जैसे आप प्राप्ति भुगतान खाते में बैंक शेष लेते थे, है ना, यहाँ पर आपको शेष नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, आपको ओपनिंग शेष अगर दिया हो तब भी नहीं लेना है। आयव्यय खाता जब बनाओगे तो आपको शेष नहीं लेना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, समायोजनों पर आपको ध्यान देना है। किस पर, समायोजन। जितने भी आपके पास समायोजन है उस पर आपको ध्यान देना है। समायोजन पर ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आदत्त हुआ, आदत्त, तो आपको किस साइड लिखना है, डेबिट साइड आदत्त लिखना है। आदत्त प्लस हो जाएगा, और अगर पूर्वदत्त आता है डेबिट साइड में, पूर्वदत्त, तो ये माइनस हो जाएगा। समायोजनों में डेबिट साइड में आदत्त लिखना है, और अगर पूर्वदत्त आता है आदत्त को प्लस करना है, पूर्वदत्त आता है तो उसे माइनस करना है। क्रेडिट साइड की अगर बात करें आप, तो आपको इस साइड उपार्जित लिखना है। क्या लिखना है, उपार्जित। उपार्जित आपका प्लस हो जाएगा, और अनुपार्जित को माइनस करना है। क्या करना है, अनुपार्जित को माइनस करना है। ठीक, इसका विपरीत उल्टा, आदत्त प्लस करना है, पूर्वदत्त माइनस करना है। उपार्जित को प्लस करना है, अनुपार्जित को माइनस करना है। ये समायोजन में आएगा तब। इसके अलावा आपको संपत्ति की सारी चीज़ों को छोड़ना है। एक तो बैलेंस नहीं लेना और संपत्ति भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, देखिए, संपत्ति में जैसे भवन हो गई, पुस्तक हो गई, विनियोग हो गए, ये अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं तो इसे भी आपको नहीं क्वेश्चन में लिखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 5 आपको करवा रहा हूँ, ध्यान देना इधर थोड़ा सा।
उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5, नव चेतना क्लब के निम्नलिखित प्राप्ति भुगतान खाते से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वर्ष के लिए आयव्यय खाता बनाइए। देखिए, आपको प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ है और आपको बनाना है आयव्यय खाता, और प्राप्ति भुगतान खाते की मदद से आयव्यय खाता बनाया जाता है। आपको प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ है, आपको बनाना क्या है, आयव्यय खाता। जो आपको बनाने के लिए कहा जाए वही बनाना है। तो आपको यहाँ बनाना है आयव्यय खाता। किसका बनाना है? नव चेतना क्लब का आयव्यय खाता। यहाँ लिखेंगे नव चेतना क्लब का आयव्यय खाता। नव चेतना क्लब का आयव्यय खाता कब का बनाना है? 31 दिसंबर 2017 का। यहाँ लिखिए 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। कब का बनाया जाता है? 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ये आयव्यय खाता प्रारूप सेम रहेगा, जैसे प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप रहता है वैसे ही रहेगा। ये आपकी डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है। आयव्यय खाते में उल्टा चलता है, जैसे इधर प्राप्ति आती है और इधर भुगतान आता है। प्राप्ति भुगतान खाते में, आयव्यय खाते में सबसे पहले इस साइड डेबिट साइड आपको वे लिखना है। ये ध्यान रखना हमेशा, वे राशि, आय राशि। ये प्रारूप होगा, आपको सिस्टमेटिक तरीके से प्रारूप बनाना है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, वे राशि, आय राशि। सबसे पहले देखिए, नीचे आपको एक समायोजन दे रखे हुए हैं, है ना, और सबसे पहले समायोजन पढ़ना है आपको। सबसे नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है समायोजन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कहा गया है कि प्रवेश शुल्कों को आयगत मानना है। क्या मानना है? आयगत मानना है। इसके बारे में आपको बात बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रवेश शुल्क कहाँ पर है। प्रवेश शुल्क प्राप्ति तरफ आपको मिलेगी, वहाँ पर आपको हल्की सी टिक करना है ताकि आपको पता, जब भी आप क्वेश्चन हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर समायोजन है। उस पर टिक कर दीजिए आप। ठीक। आगे आपको कहा गया है कि आजीवन सदस्यता शुल्क का पंजीयन करना है। पंजीयन करना है मतलब आजीवन सदस्यता शुल्क को पूंजी मानना है, पूंजी। और देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको प्रवेश शुल्क और आजीवन सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क, दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। प्रवेश शुल्क के बारे में अगर आपको कहा जाए कि इसे आयगत मानना है, क्या करना है? इसे आयगत मानना है, आयगत। अगर इन दोनों के बारे में आपको कहा जाए कि प्रवेश शुल्क और आजीवन सदस्य शुल्क को आयगत मानो, आयगत का मतलब होता है आपको आयव्यय खाते में लिखना है यहाँ पर। ठीक। अगर इन दोनों के बारे में आपको कहा गया कि इसे पूंजीगत मानो, क्या मानना है? पूंजीगत, तो इसे आयव्यय खाते में नहीं लिखना है, क्योंकि पूंजी हमेशा चिट्ठे में रहती है। कहाँ पर रहती है? चिट्ठे में। और यहाँ पर आप चिट्ठा नहीं बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो? आयव्यय खाता बना रहे हो। अगर आपको स्पष्ट कहा जाए, समायोजन में कहा जाए कि प्रवेश शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क को आयगत मानना है, तो आपको आयव्यय खाते में लिखना है। और अगर कहा जाए इन दोनों के बारे में कि इसे पूंजीगत मानना है, तो इसे आयव्यय खाते में नहीं लिखना है, क्योंकि पूंजी हमेशा चिट्ठे में रहती है। जब आप चिट्ठे के सवाल पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि पूंजी चिट्ठे में आती है ना, तो चिट्ठा समझ में आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं आप। आगे आपको थर्ड पॉइंट दिया है, फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाना है। आपको फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाना है। फर्नीचर, यहाँ फर्नीचर शब्द है और आपके उधर उपस्कर, मैंने कल ही बताया था उपस्कर को फर्नीचर बोलते था। उपस्कर पर टिक लगा लो, ठीक। उसके बाद आपको दे रखा है सामान्य व्यय 40 रुपये अदत्त है। सामान्य व्यय पर टिक लगा लो क्योंकि वो 40 रुपये अदत्त है। ये आपके समायोजन हो गए। आप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। इस साइड आपकी प्राप्ति आती है और इस साइड आपके भुगतान आते हैं। ये आपकी प्राप्ति हो गई और ये आपके भुगतान हो गए। ये प्राप्ति आपकी आय होती है। आपको क्या प्राप्त हो, मतलब आपके पास पैसा आया, मतलब आपकी आय हो गई, ठीक। और ये भुगतान, इस साइड भुगतान रहते हैं, ये आपके व्यय हो गए। भुगतान का मतलब होता है कि आपने खर्चा किया, अपने पैसे आपके पास से गए। खर्चा मीन्स व्यय, भुगतान उसी को बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन में रोकड़ बाकी दे रखा है 1 जनवरी 2017 रोकड़ बाकी। इसको मैंने अभी कहा आपको कि आयव्यय खाते में रोकड़ शेष नहीं लिखना है, इसे आपको छोड़ना है। आगे आपको कहा गया वार्षिक चंदा। क्या कहा गया है? वार्षिक चंदा। इधर लिखेंगे द्वारा वार्षिक चंदा, द्वारा वार्षिक चंदा कितना दे रखा है? 342 रुपये। 342। आगे आपको कहा गया है आजीवन सदस्यता शुल्क। अब देखिए, मैंने कहा आपने अगर टिक लगाया होगा तो आप रुक जाओगे और रुकने के बाद में सबसे पहले आपकी नज़र समायोजन पर जाएगी। पॉइंट नंबर 2 पर आपको कहा गया है कि आजीवन सदस्यता शुल्क का पंजीयन करना है। पंजीयन करना मतलब आजीवन सदस्यता शुल्क को आपको पूंजी मानना है और पूंजी यहाँ पर नहीं लेते, पूंजी चिट्ठे में जाती। इसलिए इसे मैंने कहा पूंजी शब्द आए, पंजीयन या पूंजी आए तो आपको आयव्यय खाते में शो नहीं करना है, नहीं लिखना है, इसलिए इसे आप छोड़ दोगे। आगे आपको कहा गया प्रवेश शुल्क। फिर प्रवेश शुल्क पर समायोजन है, उस पर टिक है तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया आपको कि प्रवेश शुल्क को आयगत मानना है। आयगत मानना मतलब आयव्यय खाते में मानना है। यहाँ पर मान लिया, लिखोगे द्वारा प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क कितनी राशि दे रखी है? 248 रुपये। नीचे आपको कहा गया विनियोग पर ब्याज। देखिए, विनियोग पर ब्याज, ब्याज आपको मिला है। मैंने कहा विनियोग, पुस्तक, भवन इसे नहीं लेना है, लेकिन ब्याज, विनियोग आपने इन्वेस्टमेंट किया था कहीं पर पैसा और उस पैसे का आपके पास ब्याज आया, मतलब आपका प्राप्त हुआ, आपकी इनकम हो गया, आय हो गई है ना, तो ब्याज लेना है आपको। लिखेंगे द्वारा विनियोग, विनियोग पर ब्याज। विनियोग पर ब्याज 38 रुपये दे रहा था, 38 रुपये लिख दिए। इस साइड हो गए। अब उस भुगतान तरफ चलते हैं। भुगतान तरफ उपस्कर, और उपस्कर पर आपको टिक है, मतलब कि आपके पास समायोजन है। फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाना है। बाकी एक बात ध्यान रखना, ह्रास सिर्फ ध्यान रखना है, ह्रास हमेशा लास्ट में लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन जिसे बोलते हैं वो लास्ट में लगाया जाता है, शुरू में आपको शो नहीं करना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इस पर ह्रास है तो ह्रास बाद में लगाना है, ठीक। किराया और कर इधर लिखेंगे प्रति किराया व कर। किराया और कर दे रखा आपको 137 रुपये, 137। उसके बाद दे रखा वेतन और मजदूरी, लिखेंगे प्रति वेतन व मजदूरी। वेतन और मजदूरी 110 रुपये दे रखी है, 110 लिख दिया। सामान्य व्यय प्रति सामान्य व्यय। सामान्य व्यय पर टिक लगी हुई है, मतलब समायोजन है, रुकना है आपको।
समायोजन दे रखा आपको 108 रुपये। तो जब भी अगर हो तो उसको अंदर लिखना है, आपको 108 रुपये अंदर लिखा। और समायोजन में आपको स्पष्ट कहा गया है कि सामान्य व्यय 40 रुपये अदत्त है। मैंने कहा अदत्त है तो उसको जोड़ देना, प्लस अदत्त अदत्त कितना अदत्त है 40 रुपये, यहाँ लिख देंगे 40 रुपये, दोनों को जोड़ दिया तो 148 रुपये बनता है। ठीक, इसके अलावा एक बार और चेक करना है समायोजन क्या क्या। प्रवेश शुल्क आपने ले लिया, आजीवन सदस्य शुल्क ले लिया, फर्नीचर आपका बाकी है ना। फर्नीचर पर आपको ह्रास लगाना है 10%, यहाँ लिखेंगे प्रति फर्नीचर पर ह्रास, फर्नीचर पर ह्रास कितना दे रखा है फर्नीचर पर ह्रास 10% आपको निकालना है। और फर्नीचर कितना दे रखा है यहाँ पे 160 रुपये। तो 160 रुपये का 10% आप निकालोगे, 2 जीरो काट दो, ऊपर कुछ नहीं बचा, 16 गुणित 1, 16 में आपने 1 का गुणा किया तो 16 और 1 से भाग दोगे 16, ये आपका कितना जाएगा 16 रुपये। उसके अलावा सारी चीज़ें हो गई, दोनों तरफ आप टोटल लगा लोगे, है ना, जो भी टोटल आता है। जो सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड एक रफ पे लगा लेना है आपको। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं 8, 16, 17, 18 के 8, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12 के 2, 1, 3, 2, 5 और 1, 628 रुपये इसका टोटल आया। इस साइड अगर आप टोटल लगाओगे 7, 8, 15, 21 के 1, 2, 3, 4, 4, 8, 9, 11 के 1, 1, 2, 3 और 1, 4, 411 रुपये। इस तरह कौन सा टोटल बढ़ा है, मतलब आपकी आय ज़्यादा हो गई, 628 रुपये आपकी आय हो गई और आपने व्यय 411, मतलब व्यय कम, मतलब आपको बचत हो रही। तो सबसे पहले तो आपको इसे दोनों तरफ शो कर देना है, 628 रुपये इधर भी बड़ा टोटल दोनों तरफ, पहले 628, उसमें से 411 रुपये आप माइनस कर दो, 8 में से 1 माइनस किया आपने, 7, 1, 2, मतलब 217 रुपये की आपको बचत हुई। यहाँ लिखेंगे प्रति बचत, क्या लिखोगे बचत 217 रुपये। ये आपका उदाहरण नंबर 5 था, नव चेतना क्लब का आयव्यय खाता। इस तरीके से आपको आयव्यय खाता बनाना है। ठीक है, आयव्यय खाते का टोटल आपके पास में क्वेश्चन है, टिक कर लेना। आयव्यय खाता उदाहरण नंबर 5 जो मैंने अभी करवाया, और एक आपके पास उदाहरण नंबर 6। और क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, ये तो आपको आयव्यय खाते के क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 आयव्यय खाता भी बनाना है और प्राप्ति भुगतान खाता भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है और आयव्यय खाता भी बनाना है। दोनों क्वेश्चन के अंदर आयव्यय खाता भी बनाना है इन दो क्वेश्चन के अंदर। देखिए, अगर आपने प्राप्ति भुगतान खाता समझ लिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया, आयव्यय खाता समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में दोनों आपको बनाना है, प्राप्ति खाता और आयव्यय खाता, तो आप दोनों बना सकते हो, है ना। इसलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ो और थोड़ा सा ध्यान रख के अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आता बार बार वीडियो डालो, नहीं समझ में आता है तो आप कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, है ना। इसके बाद
उदाहरण नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, जो उदाहरण नंबर 5 जैसा ही है। आपके लिए उदाहरण नंबर 6 आपको होमवर्क है और आपको होमवर्क करना है, पर डे करना है आपको। ये आपके लिए होमवर्क है ना। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर महावीर क्लब जबलपुर के प्राप्ति भुगतान खाता निम्न सूचनाओं से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वर्ष के लिए आयव्यय खाता बनाइए। ये प्राप्ति भुगतान खाता आपको दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको महावीर क्लब का आयव्यय खाता बनाना है। जिस प्रकार अभी मैंने उदाहरण नंबर 5 बनाया था नव चेतना क्लब का, उसी प्रकार आपको महावीर क्लब का आयव्यय खाता बनाना है। आपके पास प्राप्तियाँ दे रखी हुई है, भुगतान भी दे रखे हुए हैं, और नीचे सबसे पहले आपको मैंने कहा है कि आपको सबसे पहले समायोजन देखना है। क्या देखना है? समायोजन देखना है। देखिए यहाँ पर आपको समायोजन नीचे दे रखे हैं। समायोजन देख के आपको एक काम करना है, हमेशा समायोजन देखने के बाद में उस पर आपको टिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है किराया 50 रुपये अग्रिम दिया, तो किराए पर आप टिक कर लो, तब क्या आपको पता चल जाएगा कि इस पर समायोजन है। तो आप वहाँ रुक जाओगे और आप समायोजन एक बार देखोगे। तो आपको किराए पर टिक कर लेना है। वेतन के 140 रुपये तथा बिजली वे 60 रुपये देना शेष है, मतलब बाकी है। वेतन पर टिक कर लो, ठीक है, और बिजली वे पर टिक कर लो। उसके बाद चंदे के 300 रुपये आना बाकी है, चंदे पर भी आप टिक कर लो, उस पर भी। और फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाना है। जिस प्रकार मैंने अभी ह्रास लगाया था, ह्रास लास्ट में लगाना है फर्नीचर पर, उसका 10% निकालना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 हल करना है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो उसके बाद मुझे बताना आप लोगों ने, ठीक, ओके।